Namaste, sir. नमस्ते राजेश जी। Thank you, sir. Thank you for being with us and welcome to the club, Northern Regions Staff Welfare Club. Sir, मैं आपकी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ to the viewers and the people who are watching this. Mr. Pawan Kumar had spent 36 years plus in Bharat Petroleum and he is currently heading the Department of Excellence in Bharat Petroleum, and this department is all meant for training the people, training the manpower belonging to Bharat Petroleum and the stakeholders. तो सर से जहाँ तक मैं बात करूँगा तो इनसे कुछ सुनेंगे बिकॉज ही इज़ द मैन जिन्होंने भारत की गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने में भी अपना योगदान दिया है और क्योंकि ही इज़ द मैन ऑफ मैनी वैल्यूज़ तो हम लोग कुछ इनकी जर्नी के बारे में सुनेंगे आज. तो वेलकम यू सर एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल इज़ हाउ आर यू फीलिंग? I am feeling accomplished and full of gratitude. Full of gratitude to the organization, full of gratitude to all the team members, all the colleagues, wherever I have worked throughout this journey. I am really thankful to them. Very good, sir. So attitude of the gratitude is one of the greatest virtues a person should always possess. तो सर जहाँ तक आपकी पर्सनैलिटी की मैं बात करूँ, जहाँ तक हमने आपको देखा है, एक्सपीरियंस किया है और आपके बारे में जाना है, तो आपने अपने कैरियर का मेजर टाइम एलपीजी को दिया है और एलपीजी ने अपना योगदान भारत की गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए दिया है. प्लीज़ बताएं हमको ये 36 प्लस इयर्स की जर्नी कैसी थी आपकी? जर्नी बहुत बढ़िया थी. मैंने इन 36 सालों में भारत को बदलते हुए देखा है. जब मैंने ये कंपनी 1988 में ज्वाइन की थी तब क्लीन फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी है बहुत कम थी. एलपीजी खासकर राशनिंग होती थी और उपलब्धता बहुत कम होती थी. और अब जब मैं सुपरवेनिएट हो रहा हूँ तो अब क्लीन फ्यूल पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में हर जगह अवेलेबल है. और चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, पूरे देश में उसको फैलाया गया. तो 36 वर्ष में काफ़ी कुछ बदल गया है. तो आपने शायद कंपनी 1988 में ज्वाइन की थी सर जी. और आपकी जो बैकग्राउंड मैं जानता हूँ, आप एक आईआईटीएन हैं जी. ज़रा कुछ बताएंगे कि कब आपने पास किया और कैसे बीपीसीएल ज्वाइन किया? मैंने 1987 में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आईटी रुड़की से ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद 17 नवंबर 1988 को भारत पेट्रोलियम ज्वाइन किया. और उसके बाद हम लगातार जगह जगह काम करते हुए सुपरवेनिएट होने वाले हैं. मैंने ये भी जाना था आपके बारे में कि भारत पेट्रोलियम ज्वाइन करने के पहले आपने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी ज्वाइन किया था और शायद कुछ और भी एक्सपीरियंसेस किए थे इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन. एक तो मेरी पहली जॉब तो पायलट ऑफिसर की इंडियन एयरफोर्स में थी जो मैंने ज्वाइन ही नहीं करी. इसके अलावा फिर मैं करीब एक सप्ताह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में था. वहाँ मेरा मन नहीं लगा और 6 महीने में 2 आईटीआई का प्रिंसिपल था उस समय उत्तराखंड में. जो अब उत्तराखंड है उस समय उत्तर प्रदेश होता था. तो टिहरी गढ़वाल में मेरी पोस्टिंग थी. एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का आईटीआई में हेड करता था. बट मेरा शायद भविष्य भारत पेट्रोलियम था तो मैं इसकी तरफ खिंचकर यहीं का होकर रह गया. फैंटास्टिक सर. और फिर आपकी जो पहली जो पोस्टिंग हुई भारत पेट्रोलियम में वो कहाँ पे हुई थी? मेरी पहली पोस्टिंग 89 में जयपुर एलपीजी प्लांट में हुई थी और वहाँ मैं करीब 95 तक रहा. और वहाँ पे आपकी शायद जीवन की दूसरी पारी भी शुरू हुई थी. दैट इज़ आपकी मैरिज भी शायद उसी पोस्टिंग के दौरान हुई थी. मेरी शादी तो जब मैं मास्टर्स कर रहा था तभी हो गई थी, भारत पेट्रोलियम ज्वाइन करने के कुछ महीने पहले. बट हाँ, मेरे जो दोनों बेटे हैं उनकी पैदाइश जयपुर की ही है. तो जयपुर की बहुत यादें हैं और जयपुर मेरे दिल के बहुत क्लोज है. और फिर उसके बाद आप कहाँ गए? जयपुर के बाद मेरी पोस्टिंग फरीदाबाद प्याला एलपीजी प्लांट में रही और मैं करीब 7 वर्ष वहाँ पर रहा.
प्याला में आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। भारत पेट्रोलियम का तब नया नया वो प्लांट लगा था या लग रहा था, और आपने वो एलपीजी प्लांट भी लगाया। सोशल चैलेंजेस को फेस करते हुए कुछ बताएंगे? प्याला एलपीजी प्लांट ग्रामीण क्षेत्र का प्लांट था, जहाँ पे प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल उनको जो है एम्प्लॉयमेंट किया गया था, और वहाँ पे काफ़ी सोशल इश्यूज थे। बट मैंने 6-7 साल में उनको काफ़ी परिवर्तित होते हुए देखा। वो लोग जो एकदम देहाती किस्म के थे, 7 साल के अंदर उनके अंदर इतना परिवर्तन आया कि वो पानी भी आरओ का साथ लेके घर से आते थे और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गए थे। तो समय के साथ साथ भारत पेट्रोलियम ने काफ़ी लोगों का अच्छा उद्धार भी किया है सामाजिक तौर पे। मतलब आपने वहाँ पे जो भारत पेट्रोलियम की तरफ से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद उनको भी अंजाम दिया होगा, और पूरी एक कम्युनिटी को आपने भारत पेट्रोलियम के साथ जोड़ा होगा, ताकि नॉट ओनली वहाँ पे बट उसके आसपास बहुत सारे जो एरियाज़ थे उन तक आपकी पहुँच रही होगी। तो आपने कहीं ना कहीं उनको भी कनेक्ट किया होगा। इज दैट राइट सर? एक तो जो प्याला गांव है जहाँ पे प्लांट है, उसके जो लोग हैं उनको कनेक्ट किया। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें कंपनी की तरफ से बनवाई गई, चाहे वो नालियाँ हो या पंचायत घर हो, और काफ़ी एजुकेशन के प्रोग्राम भी वहाँ पर चलाए गए उनके बच्चों का ख्याल रखने के लिए, प्लस मेडिकल फैसिलिटीज़ अरेंज कराने के लिए। तो कंपनी ने उस गांव का विशेष ख्याल रखा, और वहाँ पर एक गैस एजेंसी भी खोली गई, जिससे आसपास के जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे सबके घरों में क्लीन फ्यूल जा सके। बहुत अच्छा सर। और आपने वो प्लांट स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कहाँ गए सर, और वहाँ पे क्या किया? एक तो प्याला प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस प्लांट को हमने पहले तो परिवर्तित किया, काफ़ी वर्ल्ड क्लास लेवल पे लेके गए, क्योंकि वर्ल्ड एलपीजी फोरम के डेलीगेट्स कुछ आने थे उसके लिए। तो करीब लगातार 2 साल मैंने प्याला में करीब 98-99 2 साल बिना ब्रेक के वहाँ काम किया है मैंने लगातार, और उस प्लांट को हम वर्ल्ड क्लास बनाया हमने, जो काफ़ी अप्रिसिएशन मिली बाद में वर्ल्ड एलपीजी फोरम के लोगों से। और उसके बाद 2003 में मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद हरियाला एलपीजी प्लांट में एज ए प्लांट मैनेजर के रूप में हुई। वहाँ पे नया एरिया, नया कल्चर, नए लोग, और सबसे बड़ी बात कि गुजरात भारत का एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। वहाँ पे आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? देखिए, नए क्षेत्र में नई चैलेंजेस होती हैं। जो नुस्खे यहाँ पर चलते हैं वो दूसरी जगह नहीं चलते। हमें अपने आप को उस जगह की कल्चर के हिसाब से मॉडरेट करना पड़ता है, वहाँ के लोगों के हिसाब से अपने आप को रीस्ट्रेटाइज करना पड़ता है। तो एक तो गुजरात बहुत बढ़िया जगह है। सबसे बड़ी जो चीज़ थी वहाँ पे देखा कि वहाँ सोशल टेंशन बिल्कुल नहीं होते, लड़ाई झगड़े चोरी चकारी ये नहीं होते, सब लोग बड़े फोकस्ड हैं। लेकिन जो उस प्लांट में काफ़ी बैड प्रैक्टिसेस थी उसको हमने सही किया, वहाँ पे काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ाई। उस प्लांट को भी हमने ISO 9001, ISO 14000, OSHA 18000 सर्टिफिकेशन दिलवाया, और जो पहले मैनुअल मशीनें लगी हुई थी वहाँ पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कर्व वो लगाए गए, जिससे फिलिंग एक्यूरेसी बढ़े और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। और फिर प्याला से आप शायद वापस नॉर्दर्न रीजन आए थे अहमदाबाद से, और नॉर्दर्न रीजन में आप लोनी में भी आपने अपना योगदान दिया। लोनी एक भारत पेट्रोलियम का बहुत बड़ा प्लांट है, और कुछ वहाँ की एक्सपीरियंसेस। और फिर लोनी से आप शायद सेल्स एंड मार्केटिंग में भी आ गए, और फिर आपने हेड भी किया था एज स्टेट हेड एंड टेरिटरी मैनेजर। तो उसके बारे में? मैं हरियाणा से लोनी आया, लोनी में करीब 9 महीने रहा। वहाँ प्लांट अपग्रेडेशन में हमने काफ़ी मेहनत की। उसके बाद मुझे प्लांट मैनेजर प्याला बना दिया गया दोबारा से, और मैं 3 वर्ष प्याला प्लांट में रहा। तो वहाँ पर यदि आप देखें तो गोल्फ कोर्स आपको नज़र आएगा। तो उस समय हमारा कंट्रीब्यूशन है इस प्लांट को एकदम ग्रीन बनाने में और साफ़ रखने में। वर्ल्ड लेवल का एक प्लांट हमने उसको मेंटेन किया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग टेरिटरी मैनेजर बरेली के रूप में हुई 2009 में। बरेली में जहाँ तक मुझे याद है कि आपके बारे में हमने सुना था कि उस टाइम पे जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे मिस्टर जतिन प्रसाद शायद, तो वो भी उसी एरिया के थे, और उसी वक्त राजीव गांधी ग्रामीण गैस एजेंसीज आई थी, और काफ़ी उनका फोकस था उस एरिया में भी और उस रूरल पेनिट्रेशन में भी। कुछ एक्सपीरियंसेस?
हाँ, श्री जितेंद्र प्रसाद जी शाहजहाँपुर के रहने वाले थे। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और घर वहीं पर थे, तो वो अक्सर वीकेंड्स पे शनिवार की रात को आएंगे और सोमवार को सुबह जाएंगे, और उन 2 दिन में वो कम से कम 20 गांव एक दिन में घूमेंगे। और उनके साथ साथ जो ऑयल कंपनी के ऑफिसर्स थे, सबको घूमना होता था। तो हम सुबह 6 बजे निकलते थे और रात को 11 बजे तक घूमते रहते थे ग्रामीण क्षेत्रों में। वहाँ पर क्योंकि एलपीजी कनेक्शंस नहीं होते थे, पेनिट्रेशन बहुत कम था, तो मंत्री जी अपने क्षेत्र में पूरा क्लीन फ्यूल देना चाहते थे। वो हर गांव में जाते थे और वहाँ पर वो हाथ उठवाने, तो किस किस के पास कनेक्शन नहीं है, तो सबके हाथ उठते थे। फिर हमें बोला जाता था कि भैया आप इनका जो है गैस कनेक्शन इनको दिलवाइए। तो हम फॉर्म केवाईसी वाले फॉर्म इकट्ठे करके उनको कनेक्शन दिलवाने में लगे रहते थे। इसके साथ साथ फिर आया कि अब कनेक्शन तो आपने दिलवा दिए, बट जो गैस एजेंसी शहर में थी, ग्रामीण क्षेत्र में होती नहीं थी। 80-80 किलोमीटर तक आपको ले जाकर सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो फिर ज़रूरत पड़ी कि जो ग्रामीण वितरक हैं वो होने चाहिए, छोटे लेवल के वितरक हों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है इतनी डेंस नहीं होती, इतनी शहरी क्षेत्र में होती है। तो एक छोटा मॉडल निकाला गया डिस्कशन के दौरान कि एक ग्रामीण वितरक जिसका गोडाउन भी छोटा होगा और जो आसपास के क्षेत्र को कैटर करेगा। तो हम लोग जो इंडस्ट्री के लोग थे, हम पूरा डिस्ट्रिक्ट का मैप लेकर वहाँ पर 15 किलोमीटर के सर्कल बनाते थे कि जो 15 किलोमीटर में जितने भी गांव हैं एक एजेंसी से, वो कवर हो जाने चाहिए, और जो अनकवर्ड एरिया उसमें नई एजेंसी आएंगी। तो पूरे शाहजहाँपुर क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को एजेंसियां लगाने के लिए सेलेक्ट किया गया, और फिर सरकार ने उस योजना का नाम राजीव गांधी ग्रामीण वितरक योजना दिया। फैंटास्टिक। और ये एक बहुत बड़ी योजना थी फॉर द पीपल हु आर वाचिंग। एक बहुत बड़ी योजना थी, एंड यू नो ही वाज वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने उसको बीज के रूप में संजोया था और फिर उसको अंकुरित करके पूरे भारतवर्ष में फैलाया था। दैट इज़ अ फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस सर। फिर शायद आप उसके बाद आप वेस्टर्न रीजन में चले गए थे और वहाँ आपने हेड किया मध्य प्रदेश को भी, और पूना वगैरह में भी आपने कुछ योगदान दिए। उसके बाद मेरी पोस्टिंग टेरिटरी मैनेजर पूना के रूप में हुई। वहाँ पर पूना डिस्ट्रिक्ट बेसिकली भारतवर्ष का हाईएस्ट कंज्यूमिंग एलपीजी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे एलपीजी जो है हाईएस्ट कंजम्पशन है एक डिस्ट्रिक्ट में। तो पूना का जो मार्केट है अलग है। उस समय वहाँ पर भी जो वितरक थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स काफ़ी कम होते थे, और उनके पास कंज्यूमर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती थी, 1-1 लाख कनेक्शंस लोगों के पास थे। तो वहाँ पर भी हमने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स काफ़ी लगाए। मेरे समय में करीब 50 नई एजेंसियाँ वहाँ पर कमीशन की गई। और एक और वहाँ पे चैलेंज था कि तभी डिजिटलाइजेशन शुरू हो गया, क्योंकि उससे पहले क्या था, जो रिकॉर्ड था वो डिजिटल में नहीं होता था। तो जितने डुप्लीकेट कनेक्शंस थे उनको वीड आउट करना। फिर मंत्री जी भी उस समय चेंज हो गए, बीजेपी की सरकार आ गई थी। उन्होंने और पुश किया कि भाई जो एलपीजी है इसको और गांव ग्रामीण क्षेत्र तक लेके जाइए। तो राजीव गांधी उज्ज्वला योजना, बेसिकली उज्ज्वला योजना भी वहीं पे शुरू हो गई थी। तो उज्ज्वला में आप काम करते करते नेचुरली उज्ज्वला का सबको पता है कि कितना आपने काम किया होगा, और फिर आप उसके बाद यहाँ पर आ गए नॉर्दर्न रीजन में। आप नॉर्दर्न रीजन को हेड करने लगे, मतलब एक पूरे रीजन को आपने हेड किया, और एज द रीजनल एलपीजी मैनेजर आपने अपना नोएडा में योगदान जो दिया उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि कोविड भी शायद उसी आप ही के टेन्योर में हुआ था। उससे पहले एक जगह छूट गई है। मैं पूना से गया था मध्य प्रदेश। हाँ, स्टेट हेड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हेडक्वार्टर भोपाल। तो भोपाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने जो उज्ज्वला योजना थी उसको हमने पूरा कार्यान्वित किया, और जितने भी नक्सल क्षेत्र थे, बस्तर, बीजापुर, वहाँ उन गाँवों में भी जाके हमने घर घर कनेक्शन दिलवाए, और जितने आदिवासी क्षेत्र थे उनको भी हमने विजिट किया। मतलब वो नक्सल प्रभावित एरिया थे जो सुकमा और ये इस टाइप के नाम सुनते हैं, जो बहुत ही मतलब भीषण नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज हैं, मतलब वहाँ पे भी आपने काम किया। जी, और हम रात में रात्रि प्रवास भी करते थे उन क्षेत्रों में। अरे वाह, फैंटास्टिक। और फिर उसके बाद आप शायद नॉर्दर्न रीजन के हेड बन के आए थे, है ना? हाँ, उसके बाद मेरी पोस्टिंग रीजनल हेड
नॉर्थ यहाँ नोएडा में हुई। यहाँ पे हम जो 7 उत्तरी राज्य हैं इनका पूरा जो एलपीजी का बिजनेस है वो हम देखते थे। कोविड में आपने कैसे एलपीजी की सप्लाईज को इंटैक्ट रखा? जहाँ तक मुझे याद है कि उस समय कोविड में 2 ही सिस्टम्स काम करते थे, एक हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, और दूसरा खाने से रिलेटेड। तो खाना आपका जिम्मा था, मीन्स एलपीजी पहुँचाना आपका जिम्मा था घर घर तक। जब सब कुछ रुक गया था, खाना बिल्कुल चालू था और ज़्यादा ही था क्योंकि हम घरों में बैठे थे। व्हाट चैलेंजेस? कोविड एक ऐसा समय था कि जब सब लोग घरों में थे और जब लोग घर में होते तो खाना भी ज़्यादा खाया जाता, तो एलपीजी का कंजम्पशन बढ़ गया था। और जो लोग हैं वो इतने डरे हुए थे कि पता नहीं कब किसकी मृत्यु कब हो जाए। लोगों को काम पे रखना, उनको मोटिवेट करना बहुत बड़ा चैलेंज था। अपने अधिकारियों को मोटिवेट करना, अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करना, इस श्रृंखला में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या डिलीवरी स्टाफ है, उन सबको मोटिवेट करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, जो सप्लाई लाइन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो एक तो जितने भी बॉटलिंग प्लांट हैं नॉर्दर्न रीजन के, वो मैंने खुद विजिट किए। मैं गया जब पूरा ट्रैफिक सब बंद होता था, लेकिन हम परमिशन लेके जाते थे और स्टाफ के साथ रहते थे, उनको पर्सनली उनको देखते थे कि उनकी कोई समस्या है तो उनको देखा जाए। इसके साथ साथ उनको विश्वास दिलाने के लिए जितने बॉटलिंग प्लांट्स हैं वहाँ पे हमने सिलेंडर डिसइंफेस्टेशन की फैसिलिटीज लगवाई कि उस समय ये था कि भी कुछ चीज़ छूने से, सरफेस को छूने से तो कोरोना नहीं हो जाएगा। तो जो भी सिलेंडर बाहर से आ रहे थे उनके ऊपर कोई कोरोना का कुछ निशान ना रहे, वो सब अंदर जाते थे। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी मोटिवेट करना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उनको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बहुत बड़ा है, उनको, उनके स्टाफ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम बात करते थे, प्लस सप्लाई सिचुएशन मॉनिटर करते थे, कहाँ पे कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई हुई है। बहुत मुश्किल था, बट हमारे टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और कोई भी ड्राई आउट की कोई सिचुएशन कहीं पर नहीं आई। पूरा जो डिमांड थी उसको मीट किया और जो नेशनल बिल्डिंग में बहुत ही योगदान है एलपीजी टीम का। फैंटास्टिक सर, दैट्स अ रियल एक्सपीरियंस, बिकॉज हमको तो सामने दिखता था जो भी दिखता था, लेकिन पर्दे के पीछे रह के क्या क्या होता है और क्या चैलेंजेस आते हैं उसका उसको ही पता होता है जो उन चीज़ों को हैंडल करता है। फिर सर आप उसके बाद आ गए आईजीएल में, और आईजीएल जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि भारत की गैस बेस्ड इकोनॉमी की जो बात होती है उसमें आईजीएल का बहुत बड़ा नाम है। क्या था आईजीएल में आपका टेन्योर? आईजीएल में करीब 2.5-3 साल में डायरेक्टर कमर्शियल के पद पे था। इसके अलावा एक और कंपनी है महाराष्ट्र नेचुरल गैस पुणे, उसमें भी मैं डायरेक्टर था। तो वहाँ का जो अनुभव है एक कंपनी को कैसे चलाया जाता है, क्योंकि हम 2 ही फंक्शनल डायरेक्टर थे, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और चैलेंजेस भी वहाँ काफ़ी थे, जो हमारी मैनेजमेंट चाहती थी उस हिसाब से हम खरे उतरे। वेरी गुड सर। और अभी आप करंटली आप हेड करते हैं भारत पेट्रोलियम का एक नया डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर एक्सीलेंस अपने आप में ही छुपा हुआ वर्ड है जो एक्सीलेंट है। क्या है ये डिपार्टमेंट सर? बेसिकली यदि आप देखें तो सभी कंपनियों के कहीं ना कहीं आपको सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर मिलेंगे। भारत पेट्रोलियम में कॉन्सेप्ट थोड़ा लेट आया है, तो एक छत के नीचे ही पूरी कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो प्रशिक्षण, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए लास्ट ईयर ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, और इसमें हम जितने भी हमारे बिजनेस यूनिट्स हैं, जितने हमारे एंटिटीज़ हैं, उन सभी के अधिकारियों को ऑल इंडिया लेवल पे उनकी फंक्शनल कैपेसिटीज़ हम डेवलप करते हैं। हम ट्रेनिंग मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं बिजनेस के साथ बैठ के, फिर उसमें क्या कंटेंट होगा उसको फाइनल करते हैं, फिर कौन उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होगा, उसको कहाँ किया जाएगा। तो ये सारा डिज़ाइन करना, एग्जीक्यूट करना, डिलीवर करना, ये हमारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस का कार्य है। फैंटास्टिक। तो सर आपने अभी जब बात करी थी, आपने पीछे जब प्याला की आप बात कर रहे थे, तो आपने कहीं ना कहीं गोल्फ का नाम या गोल्फ का जिक्र किया था, गोल्फ कोर्स दिखता होगा।
जहाँ तक मैं जानता हूँ मिस्टर पवन कुमार इज़ अ गोल्फर एज वेल। उनके पीछे का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो एक गोल्फर की भी है। तो व्हाट इज बिहाइंड दिस पवन कुमार हु इज़ विजिबल टू अस आउटसाइड, इसके पीछे के बारे में कुछ बताएंगे कि इस पवन कुमार के पीछे के पवन कुमार कैसे हैं? देखिए, जितनी मेरी प्रोफेशनल लाइफ संतोषजनक है, जितना मैं सेटिस्फाइड हूँ, उतना ही मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी है। मेरे 2 बेटे हैं जो बड़े अच्छे, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड हैं। तो इसके अलावा मेरे जो कुछ और अनफिनिश्ड पैशंस थे, 2 साल पहले मैंने गोल्फ खेलना सीखा। इसके साथ मैंने एक एनजीओ भी बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि टू गिव बैक समथिंग टू सोसाइटी। तो उस एनजीओ में भी हम काम कर रहे हैं, कुछ गरीब बच्चों का हेल्थ चेकअप करना। एक हमने अपने गांव में एक वाटर कंजर्वेशन में एक तालाब का पुनरुद्धार किया है। इसके अलावा गांव में सोलर लाइट लगाना, इस तरह के जो प्रोजेक्ट हम उसके थ्रू कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो इसी समाज से लिया है, समाज को वापस देना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो एक बहुत अच्छी बात करी, और मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ कि हम आज जो भी हैं वो समाज के कारण हैं, सोसाइटी के कारण हैं। अगर हमको हल्का रहना है अपनी लाइफ में, अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो हमको ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी रियली हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी what we have taken from the society. Only then we can live light and leave light. That is a fundamental principle which you have also adopted, sir. It is really very appreciating. आप अपने फ्यूचर एंडीवर्स में ज़रूर इनमें आगे बढ़ें और समाज के लिए बहुत अच्छा करें। इस दुआ के साथ मैं आपको, बिफोर आई से गुड लक टू यू, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स में तो अभी पहले मैं कुछ दिन रिटायरमेंट की फील लूँगा, फिर मेरी ग्रैंड डॉटर के पास लंदन जाकर कुछ वक्त गुजारूंगा। उसके बाद आकर खाली समय में गोल्फ खेलना, सोशलाइजेशन करना और अपने एनजीओ को आगे बढ़ाना, समाज की सेवा करना, यही मेरा लक्ष्य है। That's very nice, sir, and it was really very elevated feeling that I could talk to you and listen to some of the good experiences of yours. And thank you very much, sir, and all the best to you, sir. Thank you very much. Thank you, Rajesh ji. God bless you.